स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था एज अ होमवर्क कि आपने वो सोचना है। तो उम्मीद है आपने उसका आंसर सोच लिया होगा। मेरा क्वेश्चन था कि अगर आप एक चम्मच देखें, बिल्कुल नई जो चम्मच होती है, तो उसका जो अंदर वाला हिस्सा है, जो कर्व होता है जिसमें आप नॉर्मली अपना खाना खाते हो, वो चीज जो है वो अवतल की तरह काम करती है और जो उसका बाहरी पृष्ठ होता है वो उत्तल की तरह। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि किस तरफ आपको अपनी जो फोटो है वो सीधी दिखती है और किस में उल्टी दिखती है। तो जो आपकी अवतल वाली साइड होती है, यानी कि जो चम्मच का अंदर वाला हिस्सा होता है, सपोज ये आपकी चम्मच है, तो इसका जो अंदर वाला हिस्सा है वो अवतल दर्पण की तरह काम करता है, तो उसमें आपको जो अपना प्रतिबिंब है वो उल्टा दिखता है। और इसी तरीके से जो चम्मच का बाहरी पृष्ठ है वो उत्तल दर्पण की तरह काम करता है और उसमें आपको अपना प्रतिबिंब सीधा दिखता है। तो इससे आप ये कह सकते हो कि अवतल दर्पण में ज्यादातर संभावना ये रहती है कि आपका जो प्रतिबिंब बनेगा वो उल्टा और वास्तविक बनेगा। अब आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि कई बार इन दोनों दर्पण में अंतर पूछ लिए जाते हैं, या आपसे एमसीक्यू के रूप में ये भी पूछा जा सकता है, आपको कोई सिचुएशन दे दी जाएगी कि इसमें हम कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो उसको मैं थोड़ा अंतर को आपको रिवाइज करवा देती हूँ। सबसे पहली चीज जो आपने ध्यान रखनी है कि जब आप चित्र बनाते हो तो अवतल दर्पण में हम बाहर की तरफ पॉलिश दिखाते हैं और अंदर वाली साइड इसकी परावर्तक होती है, यानी कि जहाँ से परावर्तन होता है। उत्तल दर्पण में अंदर वाली साइड पॉलिश होती है और बाहर वाली साइड परावर्तक पृष्ठ की तरह कार्य करती है। तो पहला अंतर तो ये है। दूसरा अंतर है, अवतल दर्पण में जो आपको प्रतिबिंब मिलेगा वो बड़ा होगा। अब यहाँ पर आप सोच रहे होगे बिंब प्रतिबिंब क्या है। प्रतिबिंब का मतलब होता है परछाई, यानी कि आप शीशे के सामने खड़े हो या कोई वस्तु है जो शीशे के सामने रखी गई है, उसे हम बोलेंगे बिंब, और उसकी जो परछाई शीशे के अंदर बन रही है उसे हम बोलेंगे प्रतिबिंब। तो इसमें जो प्रतिबिंब आपको दिखेगा वो बड़ा होगा, इसमें जो प्रतिबिंब हमें दिखता है वो छोटा होता है। तीसरा अंतर है कि हम इनका प्रयोग कहाँ पे करते हैं। अवतल दर्पण का प्रयोग आप करते हो ज्यादातर जहाँ पर आपको किसी चीज को बड़ा करके देखना हो। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि जो डेंटिस्ट होते हैं, दंत चिकित्सक, उनके पास एक इक्विपमेंट होता है जिसमें एक हैंडल होता है, उसके आगे छोटा सा शीशा लगा होता है। जब किसी के दांत चेक करने हो तो वो उसको अंदर करते हैं। तो वहां पर उनका मकसद क्या है कि दांत में अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत है उसको बड़ा करके देखना, तो वहां पर वो अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। इसी तरीके से कई गाड़ियों की जो टॉर्च लाइट होती है उसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है ताकि आपको बड़ा दिखे। इसके अलावा जो शेविंग मिरर होते हैं, यानी कि जो ये नाई के पास होती है शेविंग दर्पण, या जो मेकअप वाले शीशे होते हैं, मतलब जिसमें हमें एक ही चीज को बड़ा करके देखना है, वहां पर भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो आपने सिंपल सी बात ये याद रखनी है, जहां पर आप किसी चीज को जूम करके बड़ा करके देखना चाहते हो वहां पे अवतल दर्पण का प्रयोग होगा। और उत्तल दर्पण का जो मुख्यतः प्रयोग होता है वो होता है गाड़ियों या जो आपकी मोटरसाइकिल, स्कूटर, स्कूटीज होती हैं। अगर आपने देखा हो तो उनके जो साइड वाला शीशा होता है, साइड दर्पण, उसमें जब हमें पीछे का देखना होता है, पार्श्व दृश्य देखने हेतु, आपने देखा होगा कि गाड़ियों में या जो स्कूटर होती है उनके साइड में शीशा लगा होता है जिसमें आपको पीछे से आ रही गाड़ियां दिख रही होती है। तो आपको पता है वास्तव में गाड़ी का साइज बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसके अंदर में गाड़ियां बहुत छोटी दिखती हैं। तो वो छोटी दिखने का मकसद इसलिए है कि अगर कोई बंदा गाड़ी चला रहा है, जब वो गाड़ी को ड्राइव कर रहा है तो उसको ये पता लग जाए कि उसके पीछे कितनी गाड़ियां आ रही है, तो वो उस हिसाब से अपनी स्पीड को कंट्रोल कर सकता है। तो वहां पर हम चीज को छोटा देखना चाहते हैं, इसलिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो ये मुख्य अंतर है। और एक अंतर जो हमें सवाल करते हुए ध्यान रखना है वो ये है कि जब आप दर्पण सूत्र लगा के सवाल करोगे, न्यूमेरिकल्स करोगे, तो अवतल दर्पण के केस में जो आप f की वैल्यू लोगे वो आपने हमेशा नेगेटिव लेनी है, यानी कि माइनस, ऋणात्मक लेनी है। और उत्तल दर्पण के केस में जो f की वैल्यू है वो आपने हमेशा प्लस लेनी है। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि अवतल दर्पण में जब हम किरण आरेख बनाते हैं
और जब हम किसी चीज पे फोकस करते हैं तो वो हमेशा लेफ्ट साइड पे होता है, और लेफ्ट साइड पे हमेशा वैल्यूज माइनस में होती हैं, और उत्तर दर्पण में राइट साइड में होता है, इसलिए वैल्यू प्लस में होती है। वो जब मैं आपको किरण आरेख बनाना सिखाऊंगी तो वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो यही है कि हमने किरण आरेख बनाने सीखने हैं। तो यहाँ पर आपने ये ध्यान रखना है कि वैसे तो 6 किरण आरेख हैं, अवतल दर्पण के और उत्तल दर्पण के 2 हैं, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो अवतल दर्पण है वो ज्यादा जरूरी होता है, तो अभी हम अवतल दर्पण का ही करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि किरण आरेख बनाते हुए आपने क्या ध्यान रखना है। अगर आपको पेपर में प्रश्न आता है कि आपको किरण आरेख यानी कि रे डायग्राम बनाना है, तो उसमें आपको एक सिचुएशन दे दी जाएगी कि आपका जो बिंब है, जो वस्तु है, वो कहाँ कहाँ रखी हुई है। तो आपने वहां पे किन बातों का ध्यान रखना है। सपोज करो आपको आता है अवतल दर्पण के लिए किरण आरेख बनाइए। तो ये जो किरण आरेख है, इंग्लिश में हम इनको बोलते हैं रे डायग्राम्स। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले आप एक अवतल दर्पण बनाओगे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, इसकी बाहर वाली साइड पर पॉलिश होती है। इसके बाद आपने इसके सेंटर में एक लाइन बनानी है। एक्चुअल में क्या होता है, हम इन दर्पण को गोलीय दर्पण क्यों बोलते हैं, जैसे कोई गोल चीज है, आपने उसका एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया, अगर इसको भी आप ऐसे पूरा बनाओ तो ये एक सर्कल की शेप में आ जाएगा। अब ये जो है ये इसका सेंटर है, जैसे आपको पता होगा मैथ्स में भी करते हो, सेंटर पे कंपास को रखे फिर आप ऐसे सर्कल बनाते हो। तो जो इसका सेंटर है, यहाँ पे आपने आइडिया से लेना, आपको कोई मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं, आपको जस्ट अंदाजा लगाना है। यहाँ पे जो इसका बिल्कुल बीच वाला बिंदु होगा, जो आपको लगता है इस सर्कल का सेंटर होना चाहिए, उसे आप लिखोगे सी। यहाँ पर आप कहीं पर भी एफ ले लोगे, कहीं पर भी का मतलब कि ये जो आपकी पूरी लाइन है जो आपने सेंटर से यहाँ तक ली थी, इसके एग्जैक्टली मिडल में आप एफ लेके चलोगे, यानी कि फोकस। थोड़ा सा मैं इसको खुला बना देती हूँ ताकि आपको चित्र समझने में आसानी हो। यहाँ पर आप लिख लो सी, और जहां आपने सी लिखा है और जिस बिंदु पे ये दर्पण को कट कर रहा है, इसको हम बोलते हैं पी। पी हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसे हम पोल बोलते हैं इंग्लिश में, तो पोल का पहला अक्षर हमने ले लिया पी, और ये आपका सी यानी कि सेंटर। पी और सी के बीच का जो बिंदु होता है उसे हम बोलते हैं एफ यानी कि फोकस। तो जब भी आपको किरण आरेख बनाना आएगा अवतल दर्पण के लिए, सबसे पहले आपने इतनी चीज बना लेनी है। एक और बात आपने याद रखनी है, आपने अपनी बुक में देखा भी होगा F = R/2, कि अगर आपको फोकस दूरी निकालनी है, फोकस दूरी होती है दर्पण से लेकर फोकस के बीच की दूरी, यानी कि ये। तो ये वैल्यू जिस सर्कल से आपने ये दर्पण काटा है उसका जो R है यानी कि रेडियस है, जो उसकी त्रिज्या है, उसका आधा होता है। अगर मान लो आपका जो दर्पण है उसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो उसका फोकस आ जाएगा 3 सेंटीमीटर, यानी कि फोकस रेडियस का हाफ होगा, आधा होगा। अब आपने देखो यहाँ तक हमेशा सेम बनाना है। अब यहाँ पर हम 6 केस पढ़ेंगे, 6 सिचुएशन हम देखेंगे, और 6 सिचुएशन में आपका रे डायग्राम कैसे बनेगा वो आपने ध्यान से समझना है। अब हम इसमें सबसे पहली जो मैं आपको स्थिति बता रही हूँ वो है बिंब एफ पर, कि अगर आपकी जो वस्तु है वो एफ पर रखी जाती है तो आपका जो किरण आरेख है वो कैसे बनेगा। अब आपको पता है एफ यहाँ पर है, जब आप अपनी वस्तु एफ पर रखोगे, वस्तु को आपने एक एरो से दर्शाना है। अब क्या होता है, यहाँ पर कुछ नियम होते हैं। इस वस्तु से जो पहली किरण जाएगी वो आपकी इस सेंटर वाली लाइन के बिल्कुल पैरेलल यानी कि समांतर होगी, यहाँ पर जाके दर्पण से टकराएगी। दर्पण से टकराने के बाद ये वापिस एफ में से ही निकलेगी। जब आप लोग इस क्वेश्चन को पेपर में अटेम्प्ट करोगे तो आपने वहां पे पेंसिल या स्केल को यूज करना है,
मैं आपको बोर्ड पे समझा रही हूँ, इसलिए मैं पेंसिल स्केल का यूज नहीं करी, बट अदरवाइज आपको लाइन सीधी बनाने की कोशिश करनी है। तो एफ पर अगर कोई वस्तु रखी है तो पहली लाइन जो जाएगी वो यहाँ पे इसके पैरेलल होगी और दर्पण से टकराने के बाद वो एफ से ही पार होगी, और दूसरी जो लाइन है वो आपकी जाएगी सी में से। तो आप देखोगे कि ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है, जैसे ट्रेन की पटरी होती है। और आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा कि जो पैरेलल लाइंस होती हैं, जो समांतर रेखाएं होती हैं, वो कहीं पर भी मिलती नहीं है। तो कहीं पर भी अगर वो नहीं मिल रही तो हम ये मान के चल रहे हैं कि वो अनंत पर यानी कि इंफिनिटी पे जाके जुड़ेगी। तो ये आपका बनेगा किरण आरेख। अब किरण आरेख बनाते हुए आपको तीन चीजें पूछी जाएंगी। एक तो आपसे पूछी जाएगी स्थिति, एक आपसे पूछी जाएगी प्रकृति, और एक आपसे पूछा जाएगा साइज। अब स्थिति में आपने ये बताना है कि आपका प्रतिबिंब कहाँ बना। तो प्रतिबिंब आपका बना है अनंत। प्रकृति में आपने ये ध्यान रखना है कि 6 में से 5 केस ऐसे हैं जहाँ पे आपका प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक व उल्टा। अब ये वास्तविक व उल्टा क्यों है? क्योंकि आपने मैथ्स में किया होगा, अगर आप इस तरीके से 4 क्वाड्रेंट दिखाते हो, सेंटर में 0 दिखाते हो, तो ये वाली साइड प्लस होती है, लेफ्ट वाली साइड माइनस होती है, और यहाँ पर भी नीचे वाली चीज एक माइनस होती है, प्लस होती है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि अगर कोई चीज दर्पण से इधर बन रही है तो इसका मतलब वो आपकी नेगेटिव भी है, और इस लाइन से नीचे है तो इसका मतलब वो उल्टी बन रही है। अगर वो ऊपर बनेगी तो वो सीधी है, अगर वो नीचे बन रही है तो उल्टी है। तो यहाँ पर जो प्रकृति है वो आएगी वास्तविक और उल्टा। और साइज आप देख सकते हो, जब कोई चीज यहाँ पर जुड़ ही नहीं रही, मतलब कहीं विश्व में जाके जुड़ेगी, तो साइज में आप हमेशा उसको क्या लिखोगे? बड़ा। तो ये आपका पहला किरण आरेख था। अगर आपसे ये प्रश्न 3-4 नंबर में पूछा जाता है तो आपको चित्र के साथ साथ स्थिति, प्रकृति, साइज भी बताने पड़ेंगे। इसके बाद जो हमारा दूसरा केस है, इसी को ऑपोजिट कर दो। यहाँ पर हमने बिंब को फोकस पे रखा था, तो आपकी जो स्थिति थी वो अनंत पर आई थी। दूसरे में आप बिंब को रख दो अनंत पर, तो इसका मतलब उसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि अब जो आपका प्रतिबिंब है वो फोकस पर बनेगा। सेम वही जो भी मैंने आपको बताया था। सबसे पहले आपने एक दर्पण बनाना है, उसके सेंटर में एक लाइन बनानी है, यहाँ पे आपने P लिखना है, यहाँ पर आपने C लिखना है, इन दोनों के बीच में आपने F लिखना है। अब थोड़ा सा F को हम सेंटर में कर देते हैं। अब आपका जो बिंब है वो अनंत पर है। जब अनंत से कोई चीज आती है तो वो हमेशा पैरेलल लाइन के रूप में होती है। तो एक लाइन आप ऊपर बनाओगे, एक लाइन आप नीचे बनाओगे, इस सेंटर लाइन के पैरेलल। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, दर्पण से टकराने के बाद वो F में से क्रॉस होंगे। तो इसका मतलब दोनों लाइनें आपकी यहीं पर आकर मिली। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब उसकी जो स्थिति थी वो आपकी कहाँ पर आएगी? F पर। जब अनंत पर थी तो वो आकर मिलेगी F पर। साइज आपका यहाँ पर हो जाएगा छोटा, और प्रकृति यहाँ पर आपकी वास्तविक व उल्टा ही रहेगा। इसके बाद जो इसमें तीसरी सिचुएशन आती है वो है C के परे। कि अगर आपका बिंब C के परे है तो आप क्या करोगे? अगेन आप एक दर्पण बनाओ, यहाँ पर एक सीधी लाइन लो, इस बिंदु को P लिखो, यहाँ पर F लिखो, यहाँ डबल पे C लिखो। C के परे मतलब आपका जो बिंब है वो C से पीछे की तरफ है। इससे एक सीधी लाइन ले जाओ जो आपके सेंटर लाइन के पैरेलल होगी। दर्पण से टकराने के बाद वो क्रॉस करेगी F में से, और उसी बिंब से जो दूसरी रेखा निकलेगी वो C के अंदर से क्रॉस होगी। जहां पर ये दोनों रेखा मिलेंगी वहां पर आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि आपका जो प्रतिबिंब है, यानी कि उसकी जो स्थिति है वो है आपकी C व F के
बीच में। प्रकृति, अब जैसा कि इस लाइन से आप देख ही सकते हो बिंब ऊपर था, ये नीचे की तरफ बनी, इसका मतलब उल्टी बन रही है। तो आप प्रकृति में लिखोगे वास्तविक व उल्टा, और साइज इसके कंपैरिजन में इसका साइज थोड़ा सा छोटा बनेगा, तो साइज में आप लिखोगे छोटा। अब फोर्थ में हम इसी सिचुएशन को अगेन उल्टा कर देंगे। यहाँ पर हमने बिंब को सी के परे रखा था, तो इसलिए आपका जो प्रतिबिंब है वो सी और एफ के बीच में बना था। अब आप इसको उल्टा कर दो, यानी कि अब आप बिंब को सी और एफ के बीच में रखोगे तो आपका प्रतिबिंब जो है वो सी के परे बनेगा। तो अगेन अब आपका जो चौथा केस है वो है कि अब आपका जो बिंब है वो C और F के बीच में है। P ले लिया आपने, F ले लिया और C ले लिया। आप इन दोनों के बीच में कहीं पर भी अपने बिंब को यानी कि वस्तु को रख सकते हो। वही सेम चीज यहाँ से आप एक लाइन बनाओगे जो दर्पण के पैरेलल होगी और यहाँ से टकराने के बाद F में से होकर गुजरेगी। फिर जो दूसरी लाइन है वो इसी में से होती हुई C से होती हुई जाएगी। अब जहां पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कट करेंगी वहां पर आपका प्रतिबिंब बनेगा। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, स्थिति में आप लिखोगे C के परे, क्योंकि आपने देखा कि जो प्रतिबिंब है वो C से पीछे जाकर बन रहा है। प्रकृति क्योंकि उल्टा बन रहा है, नीचे की तरफ बन रहा है, तो प्रकृति में अगेन आप क्या लिखोगे, वास्तविक व उल्टा। और साइज आपको देख के पता लग रहा है साइज इसका इसकी तुलना में कैसा है, बड़ा। तो अभी तक हमने 4 किरण आरेख कर लिए हैं जहां पर आपने देखा कि हर बार सिचुएशन उल्टी हो रही थी। जब हमने अनंत लिया तो F पर बना, जब हमने F लिया तो अनंत पर बना, जब हमने C और F के बीच में लिया तो C के परे बना, और जब हमने C के परे लिया तो C और F के बीच में बना। अब आखिरी के जो 2 केस हैं उनमें ऐसा उल्टा वाला कोई चक्कर नहीं है, बिल्कुल अलग केस है। अब जो 5वीं सिचुएशन आपको दी जाती है वो है बिंब C पर। पहले हमने C के परे लिया था, अब हम ले रहे हैं C पर, यानी कि बिल्कुल सेंटर के ऊपर ही हमने उसको रखा हुआ है। अगेन आप एक दर्पण बनाओ, यहाँ पर P लोगे, यहाँ पर F लोगे, यहाँ पर C लोगे। अब C पर का मतलब कि आपको C के बिल्कुल ऊपर ही रखना है। वही सेम नियम है, एक पैरेलल लाइन बनाओ जो दर्पण के पैरेलल जाएगी और फिर वो क्रॉस होकर निकलेगी F में से। दूसरी बार भी क्या होगा, यहाँ से जो जाएगी वो भी F में से क्रॉस होगी। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को और इस लाइन को दोनों को जोड़ देंगे, तो आप देखोगे ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल आएंगी और फिर आप इसको जोड़ दोगे तो ये आपका बन जाएगा प्रतिबिंब। तो जब आपने C के ऊपर बिंब रखा तो आपका प्रतिबिंब भी C के ऊपर ही बनेगा। तो स्थिति पर भी आप क्या लिखोगे, C पर ही रखा था, C पर ही बना, पर उल्टा बना है, तो आप प्रकृति में लिखोगे वास्तविक व उल्टा। और साइज, दोनों का साइज लगभग क्या आएगा, सेम, तो क्या लिखोगे आप, समान, यानी कि बराबर। अब इसके बाद हम बात करते हैं लास्ट केस की। अभी तक बच्चों जो हमने 6 में से 5 केस देखे, 5 में आपका जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक व उल्टा बना था। अब जो लास्ट केस हम देखेंगे वहां पर आपका प्रतिबिंब जो है दर्पण से दूसरी साइड चला जाएगा, इसलिए वो बनेगा सीधा और आभासी। अगर उल्टा बनेगा तो हमेशा वास्तविक होगा, अगर सीधा होगा तो हमेशा आभासी बनेगा। तो अब जो छठी आपको सिचुएशन दी जाती है उसमें आपका जो बिंब है वो C पर है, पहले हमने C के परे लिया था, अब हम ले रहे हैं C के ऊपर बिंब रखा, तो आपका प्रतिबिंब भी C के ऊपर ही बनेगा।
वो एफ और पी के बीच में है, यानी कि फोकस और पोल के बीच में। अगेन आप दर्पण बनाओगे, एक सीधी लाइन लोगे, ये आपका P है, यहाँ पे आपका F है, यहाँ पे आपका C है। आपने P और F के बीच में कहीं पर भी अपने वस्तु को रख लिया, एक सीधी लाइन बनाई जो इसकी पैरेलल है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, वो टकरा के निकलेगी F में से, और उसी में से जो दूसरी लाइन है वो जाएगी C में से। अब आप देखोगे कि यहाँ पर इन दोनों लाइन की जो दूरी है वो बढ़ती जाएगी। अगर आप इसको लंबा करो तो ये जो लाइंस है ये दूर दूर होती जा रही है, यानी कि कहीं पर भी नहीं मिलती। तो इनको मिलाने के लिए हमें इसको दर्पण के पीछे ले जाना होगा। इसको मैं डॉट से दिखा रही हूँ। तो यहाँ कहीं जाकर ये आपकी मिलेगी। तो इसका मतलब आपका जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। तो स्थिति में आप लिखोगे दर्पण के पीछे प्रकृति, क्योंकि अभी तक हम देख रहे थे सारी चीजें इसी तरफ बन रही थी और नीचे की तरफ बन रही थी, तो हम वास्तविक और उल्टा लिख रहे थे। यहाँ पर क्योंकि दोनों चीजें सीधी बनी है, तो प्रकृति में आप लिखोगे आभासी व सीधा, और साइज आपका आएगा बड़ा। देख के पता लग रहा है इसका साइज इतना था, तो इसका साइज बड़ा है। तो ये आपके 6 किरण आरेख थे। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसमें से आपको बनाने भी आ सकते, हो सकते हैं एमसीक्यू में भी आपको 4 केस दे दे और आपको सही उत्तर छांटना हो। इसके अलावा इस टॉपिक में से आपके सवाल आते हैं। सवाल मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा ब्रीफ में फॉर्मूला बता दूं कि जब आपको दर्पण के लिए सवाल आते हैं तो वहां पर आपने दर्पण सूत्र लगाना है। दर्पण सूत्र, जिसको आप इंग्लिश में मिरर फॉर्मूला भी बोल सकते हो। दर्पण सूत्र होता है आपका 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। यहाँ पे f का मतलब होता है फोकस दूरी, जो भी मैंने आपको f बताया था। f आपके दर्पण से कितना दूर है, P से कितना दूर है, वो उसकी फोकस दूरी है। U का मतलब होता है बिंब की दूरी, यानी कि आप अपनी वस्तु को दर्पण से कितनी दूर रख रहे हो। और V का मतलब होता है प्रतिबिंब की दूरी, कि आपका जो प्रतिबिंब है वो दर्पण से कितनी दूर बन रहा है। तो दर्पण सूत्र के आधार पे अगर आपको कोई प्रश्न निकालना आता है तो आपने 2 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि उस प्रश्न में जो आपको दर्पण दिया हुआ है वो अवतल दर्पण दे रखा है या उत्तल दर्पण दिया हुआ है। अगर आपको अवतल दर्पण दिया जाता है तो आपने ये चीज ध्यान रखनी है कि यू आपका हमेशा माइनस होता है, क्योंकि बिंब को हमेशा हम लेफ्ट साइड रखते हैं। तो चाहे कोई सा भी दर्पण हो, यू आपने हमेशा माइनस लेना है। लेकिन अवतल दर्पण के केस में हमारा f माइनस आता है, परंतु उत्तल दर्पण के केस में हमारा f प्लस आता है, क्योंकि अवतल दर्पण लेफ्ट साइड पे ही फोकस को लेता है, इसलिए वहां पर आपने f को माइनस लेना है, परंतु उत्तल दर्पण में आपने f को प्लस लेना है। तो सवाल करते हुए अगर आप इस बात का ध्यान रखोगे, क्योंकि इसमें बेसिकली प्लस माइनस की वजह से ही आपका आंसर चेंज हो जाता है, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। बाकी जो v है, v आपका मोस्टली एग्जाम में सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो सकता है, प्लस में भी आ जाता है, कई बार ऐसे भी हो जाता है कि नेगेटिव भी आ सकता है। और एक इसमें जो आपको कई बार सवाल में पूछा जाता है वो है आवर्धन, जिसको हम मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं, इसलिए हम इसको स्मॉल m से दर्शाते हैं। मैग्निफिकेशन निकालने का आपका सूत्र होता है h2/h1 बराबर -v/u। यहाँ पे h2 का मतलब होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, कि आपका जो प्रतिबिंब बना है उसकी ऊंचाई कितनी है। बटे में h1 का मतलब है कि आपका जो बिंब था उसकी ऊंचाई कितनी है, बराबर में -v/u, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी बटे में बिंब की दूरी। अगर आपको ये सूत्र दिया जाता है और इन 3 में से 4 में से कोई 3 वैल्यू दी जाती हैं तो आप चौथी वैल्यू को निकाल सकते हैं।
तो ये मैंने आज आपको थोड़ा सा सूत्र बताए, इसके आधार पे हम सवाल कैसे निकाल सकते हैं वो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बता